नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय प्रदेश में एक भी उद्योग, खेती और निर्माण का काम बंद नहीं होने दिया गया। सूबे में कोविड हेल्प डेस्क बनाकर हर एक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता से काम किया गया। श्रमिकों के लिए प्रदेश में कई योजनाएं बनाई गई। सीएम योगी ने बातें कार्यक्रम के दौरान कही और सीएम ने सूबे के 23 लाख निर्माण श्रमिकों को बेहतरीन तोहफा देते हुए एक कार्यक्रम के दौरान इन श्रमिकों के खाते में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 1,000 का चेक सौंपा और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने महामारी का डट कर सामना किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत सीएम योगी ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 1,000 का चेक सौंपा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने महामारी का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा कि महामारी के समय प्रदेश में एक भी उद्योग, खेती और निर्माण का काम बंद नहीं होने दिया गया। सूबे में कोविड हेल्प डेस्क बनाकर हर एक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता से काम किया गया। श्रमिकों के लिए प्रदेश में कई योजनाएं बनाई गईं। 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में विभागीय मंत्री ने अभी आपके सामने बताया कि कैसे कैसे योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की पुत्रियों की सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन कर रहा हो। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिन श्रमिक बंधुओं के सामान्य घर में सुख में दुख में कोई सहभागी नहीं होता था, उन सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के कार्ड जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वहां पर मेहमानों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए www.upssb.in पोर्टल का शुभारंभ किया। असंगठित कामगारों के लिए ये पोर्टल वरदान साबित होगा। इसके अंतर्गत श्रम विभाग, पंचायती राज संस्था, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, नगर पंचायत असंगठित कामगारों का पंजीकरण करा रहे हैं। इन पंजीकृत मजदूरों को उनकी पात्रता के मुताबिक इन योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान कामगारों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। हर एक श्रमिक को, वह संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, वह सामान्य कामगार हो या फिर कहीं भी वह एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा हो, गृह निर्माण के कार्य में लगा हुआ है या भी कहीं सरकारी में, निजी क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहा है, हर एक को हमने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उसको दे रही है। कामगारों से संवाद के दौरान सीएम ने उनके कामकाज के बारे में पूछा और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। जाहिर है कोरोना काल में इस योजना से कामगारों को निश्चित तौर पर राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है। देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है और देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका जितिन प्रसाद ने दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब एक व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष की पार्टी रह गई है। इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था।
उन्होंने कहा कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो बीजेपी। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल के नाम पर यदि कोई दल है तो वो भाजपा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। इसके बाद जितिन प्रसाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। जितिन प्रसाद ने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच विचार और मंथन के बाद लिया है। आज सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को छोड़कर आ रहा हूँ, बल्कि सवाल ये है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाऊंगा। जितिन प्रसाद के पिछले को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा में जाने की अटकलें थी। जितिन प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं, जिन्होंने पार्टी में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी थी। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था और उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने 2009 में धौरहरा सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। करीब 14% ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में रहते हुए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर ब्राह्मण नेता समय समय पर पहुंचे हैं। सियासत की मुख्य धारा में ब्राह्मण राजनीति का उतार चढ़ाव बदलते वक्त के साथ अलग अलग रूप में भले ही दिखा हो, लेकिन ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर कभी नहीं दिखी। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक और करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जितिन प्रसाद वही हैं जिन्हें प्रियंका का बेहद करीबी नेता माना जाता था और पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अगले अभियान में इन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी देने जा रही थी। जितिन प्रसाद को चंद दिनों पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जितिन प्रसाद वहां भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी। उनके नेतृत्व में पार्टी की सीटें न केवल शून्य हो गई,
कांग्रेस की वोट प्रतिशत में लगभग 10% की रिकॉर्ड कमी हुई। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। दरअसल खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में करीब 14% आबादी वाले वोटर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के कई फैसलों से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की भाजपा से नाराजगी बनी हुई है और इसी विधानसभा चुनाव में पार्टी से अलग वोट कर सकते हैं। भाजपा अपने इस कोर वोट बैंक को किसी भी हालत में संभाल कर रखना चाहती है। इधर कांग्रेस में रहते हुए जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण चेतना मंच नाम से एक संगठन बनाकर ब्राह्मणों की राजनीति करते रहे हैं। यही कारण है कि ब्राह्मणों की नाराजगी को कम करने के लिए बीजेपी ने जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल कराया। ये अहम सवाल है कि आखिर बिरादरी को लुभाने के लिए बीजेपी को जितेंद्र प्रसाद की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बीजेपी लंबे समय तक ब्राह्मण बिरादरी के एक मुश्त वोट हासिल करती रही है, लेकिन लंबे समय से पार्टी के पास एक ऐसे नेता की कमी है जिसे बिरादरी के बीच उनके लीडर के तौर पर मान्यता हासिल हो। अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्र, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेताओं का दौर गुजरने के बाद से पार्टी में एक खालीपन की स्थिति है। ब्राह्मण नेताओं के तौर पर बीजेपी के पास यूं तो कई लोग हैं, लेकिन ये सभी अपने समाज के बीच ज्यादा पहचान नहीं रखते हैं। ऐसे में पार्टी के पास एक कद्दावर ब्राह्मण नेता की कमी थी। माना जा रहा है इस खालीपन को बीजेपी जितेंद्र प्रसाद के जरिए भरने में कामयाब रहेगी। यूपी की राजनीति में देखा जाए तो ब्राह्मणों का समुदाय का वर्चस्व हमेशा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 14% ब्राह्मण वोट है। कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 20% से भी अधिक बताई जाती है, लिहाजा जीत हार में उनकी भूमिका अहम रहती है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अकेले दम पर 207 सीटें जीत ली थी। बीएसपी ने इस चुनाव में टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर दल की नजर इस वोट बैंक पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी और इसे लेकर शासन ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कुछ परिस्थितियों में स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी होगी और शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में करीब 41 लाख स्टूडेंट्स हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षाओं के लिए सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से प्रभावित उच्च शिक्षा के लिए योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा में फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा पास करने के बाद ही अगली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे, जबकि स्नातक के फर्स्ट व सेकेंड ईयर और पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगली कक्षा के लिए प्रमोट किए जाएंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से प्रदेश के करीब 41 लाख स्टूडेंट्स अगली क्लासेस के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भी जहां पर परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, कई जगह परीक्षा हो गई थी। कई विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय थे जहां परीक्षा नहीं हुई थी। वहां हम लोगों ने जो स्नातक स्तर पर और जो परा स्नातक या स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं थी उनमें विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। इस वर्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आप सब जानते हैं कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने व्यापक तौर पे तमाम अध्यापकों से, छात्रों से, अधिकारियों का विचार विमर्श हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति ने कई जगहों के, कई प्रदेशों का जो परीक्षा के संबंधित जो तैयारियां थीं, अंक देने का जो मूल्यांकन की प्रावधि थी, उनका अध्ययन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी और हमारे अधिकारी जिन विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू है, वहां पर यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी अगली क्लासेस के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे,
जिन विश्वविद्यालयों में इस साल यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हो पाई, उनके छात्रों को सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। साल 2020 में होने वाले सेकेंड ईयर की परीक्षा के अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। जिन विश्वविद्यालयों में साल 2020 में यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई थी, वहां पर सेकेंड ईयर के छात्रों के अंक फर्स्ट ईयर की परीक्षा के अंकों के आधार पर तय कर उन्हें फाइनल ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों में कोरोना के कारण यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं साल 2020 में नहीं हो पाई थी और छात्राओं को दूसरे वर्ष में प्रमोट किया गया था, वहां पर सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के बाद ही फाइनल ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से पीजी के विद्यार्थी भी प्रमोट किए जाएंगे। दूसरी तरफ जिन संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है, वहां पर यूजी फर्स्ट, थर्ड और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहां पर स्नातक सेकंड सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर और पीजी सेकंड सेमेस्टर के अंक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और मिड टर्म परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तय किए जाएंगे। कि कुछ जगहों लखनऊ में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में लगातार जागरूकता का प्रयास भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने हालातों का जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से खास बातचीत की है। तो लखनऊ में सामुदायिक केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी और इसी को लेकर मंत्री जयप्रताप सिंह ने खासी नाराजगी जाहिर की। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। जो है ये माल के जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है माननीय मंत्री जो है जयप्रताप जी ने निरीक्षण किया। किस तरह से क्या निरीक्षण किया है, आइए पूछते हैं। सर, जैसे कि आपने आज माल सीएससी का निरीक्षण किया है, क्या निकला है? ये तो आज के दिन 9 तारीख को मैं किसी न किसी सीएचसी पर मैं प्रयास करता हूँ जाने के लिए। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार का, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पूरा जांच होता है, उनके स्वास्थ्य लाभ को देखा जाता है, पंजीकृत करने के बाद उनका आगे का डिलीवरी, एएनसी सब कुछ उससे जुड़ा होता है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।